Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. मैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो हमने पेंडिंग रखा था। 9 तो हमने कंप्लीट कर लिया, डोंट वरी। चैप्टर नंबर 8 हमारा बाकी था, इसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है व्यक्तित्व, शख्सियत। ठीक है, आप सभी की शख्सियत है, हमारी अपनी एक पर्सनालिटी है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारी अपनी पर्सनालिटी के बारे में हम और जान सकते हैं, हमें और नॉलेज मिलेगी। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, समझना है। रोज़मर्रा मामलात में, हाँ, शख्सियत को गुजराती में कहेंगे व्यक्तित्व, ये चीज़ आपको याद रखनी है। व्यक्तित्व की नॉर्मली में बात करूँ तो हमारी सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। इंसान बाहरी तौर पर, किरदारी तौर पर किस तरह से सामने वाले से, दूसरे इंसान से बात करता है, हमारे नज़रिए में उसकी एक छवि होती है, एक पर्सनालिटी होती है, उसी की बात करनी है। रोज़मर्रा मामलात में शख्सियत से फ़र्द की ज़ाहिर शक्ल सूरत, दीगर अफराद पर मरतब होने वाले फ़र्द के असरात या दीगर अफराद की उस फ़र्द के मुतालिक तासुरात मुराद है। मतलब में हमारी शख्सियत फ़र्द की ज़ाहिर शक्ल सूरत, हमारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत मतलब में हमारा चेहरे का हम किस तरह से दिखाई देते हैं, हम सामने वाले से बात किस तरह से करते हैं, तब सामने वाला हमारे बारे में एक छवि बनाता है कि ये फ़र्द इस तरह से है। ठीक है, उसे हम हमारी पर्सनालिटी, शख्सियत कहते हैं। इस तरह फ़र्द की मौरिक कदर जिसके वो दिगर अफराद को मुतासिर कर सकते हैं, वो उस फ़र्द की शख्सियत कहलाती है। अब पर्सनालिटी से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। माहिरीन नफ्सियात की राय के मुताबिक शख्सियत के मायने इस कदर महदूद नहीं। यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ यही चीज़ें शख्सियत नहीं है कि सामने वाला फ़र्द हमारे बारे में क्या सोचता है, हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं, हमारी शख्सियत बन गई। नहीं, शख्सियत इतना छोटा वर्ड नहीं, ये पेचीदा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का शुमार होता है, उसी को हमें समझना है। समझते हैं शख्सियत के मानी। अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ पर्सनालिटी के मुतरातिफ़ के तौर पर उर्दू में लफ्ज़ शख्सियत मुस्तमिल है। ठीक है, पर्सनालिटी कहेंगे और उर्दू में कहेंगे शख्सियत। पर्सनालिटी लातिनी ज़बान के लफ्ज़ परसोना से माखूज़ है और परसोना के मायने हैं ड्रामे की स्टेज पर अदाकारी करने वाले किरदार का बहरूप या मुखौटा। यहाँ फ़र्द का मुकालवा या फ़र्द के स्वेल के ज़रिए जिस किरदार को पेश करना चाहता है उसका मुखौटा पहनकर पेश करता है, ऐसा कहा गया है। परसोना का मतलब क्या होता है कि हम सामने वाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम किरदार निभाते हैं, उस तरह का हम पेशकश सामने वाले फ़र्द के सामने करते हैं। शख्सियत की तारीफ़ भी इसी हवाले से पेश की गई है, क्योंकि शख्सियत किसी एक वस्फ़ का नाम नहीं है, किसी एक चीज़ का नाम तो नहीं है। दरपेश हालात में फ़र्द क्या करेगा, इसके मुतालिक पेशन गोई करने की सलाहियत फ़र्द की शख्सियत से हासिल होती है। फ़र्द माहौल से मुनफरिद हम आहंगी का निज़ाम है। मैंने पहले ही कहा कि शख्सियत की इतनी नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का शुमार होता है। देखते हैं हम लोग शख्सियत की तारीफ़ पर ध्यान दीजिए। आलपोर्ट ने 1937 में 1937 में 86 पर आपका ये थियरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़र्द के नफ्सी उज़वी निज़ाम की ऐसी मुतहर्रिक तंजीम जिसकी बुनियाद पर फ़र्द इनफरादी तौर पर माहौल से मुआफ़क़त कायम कर सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, शख्सियत। शख्सियत के अलग अलग नज़रियात हैं। ठीक है, पेज नंबर 86 पर अभी हमें ये समझना है कि शख्सियत की नशोनुमा किस तरह से होती है, शख्सियत की नशोनुमा पर कौन कौन से अवामिल ज़िम्मेदार होते हैं और किस तरह से फ़र्द के अंदर शख्सियत पैदा होती है। शख्सियत एक बनती है, बिल्ड होती है। तो शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को हम समझते हैं। नफ्सियाती साइंस की नशोनुमा की इब्तदाई सालों में एक इंतहाई राय ये थी कि शख्सियत को मुतय्यन करने वाले अवामिल में हयातियाती विरासत भी अहम है। बिलफ़ाज़ दिगर फ़र्द की शख्सियत उसे मिलने वाली मखसूस विरासत का ही नतीजा है। इस ख्याल के रद्दअमल के तौर पर माहौल की अहमियत ज़ाहिर करने वाले ख़याल वजूद में आए। यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी जो शख्सियत बनती है, क्या शख्सियत हम समाज में, मतलब पैदा हो जाते हैं, समाज में हम जब रहते हैं, जन्म के बाद हमारी शख्सियत बनती है, यानी कि इस पर सिर्फ माहौल का असर पड़ता है, हमारे आसपास के एरियो का असर पड़ता है, हमारे फ्रेंड्स का असर पड़ता है, या फिर शख्सियत जो है वो हयातियाती विरासत है। हमें विरासत में जिस तरह से हमारे हाइट, बॉडी, आँखों का रंग, बालों का रंग मिला है, सेम इसी तरह से हमें शख्सियत भी मिली है।
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شخصیت پر صرف ایک عوامل اثر انداز ہوتا ہے، کئی سارے ایسے عوامل ہیں جو ہماری شخصیت کو بناتے ہیں، اسی کو ہمیں پڑھنا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حیاتیاتی عوامل، جسمانی عوامل، نفسیاتی عوامل، سماجی تہذیبی عوامل۔ یہ 4 عوامل ہیں جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو عوامل ہیں وہ ہماری شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ فرسٹ ہے حیاتیاتی عوامل، گجراتی میں سے کہیں گے جیوک بابتوں۔ حیاتیاتی عوامل شخصیت کے مخصوص ڈھانچے کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ وہ ہر فرد کو اپنے والدین کی جانب سے براہ راست حاصل ہوتی ہے، تاہم اس کی ایک مسلسل زنجیر ہے۔ اس وراثتی زنجیر میں ہر مرحلہ خوبی یا صفت کا عمومی اور فرق متعین کرتا ہے۔ ہر فرد کو اس کی حیواناتی درجہ، نسل، خاندان اور ماں باپ کی جانب سے ملنے والے کروموزومز کی مخصوص ترکیب کے مطابق ہی مخصوص وراثت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح فرد کے معاملے میں نظر آنے والی انفرادی تقاضوں کی منبع کے طور پر توسراتی عوامل کے اثر فیصلہ کن تسلیم کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے چہرے کا رنگ جو فرد الگ الگ نظر آتا ہے وہ جو ہے وہ شخصیت اس کے وراثتی طور پر کروموزومز کے ذریعے ہمیں جو چیزیں ملی ہے وہ بھی ہماری شخصیت بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو صرف اتنا ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ڈیپ میں آپ مت جانا ورنہ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ ان چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ ہماری جو وراثت ہے کروموزومز کے ذریعے جو ہمیں وراثتی طور پر آنکھوں کا رنگ، بدھی، ذہانت وغیرہ جو ملتی ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے جسمانی عوامل۔ جسمانی عوامل کو گجراتی میں کہیں گے شاریرک پریبڑوں۔ کسی فرد کے جسم کا جسمانی توازن، غدود کا نظام اعصاب اور جسم کی ساخت بیرون دنیا سے فرد کے رابطے کا انضباط کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جسمانی عامل ٹھیک سے فعل انجام نہ دیتا ہو تب دنیا سے فرد کا ربط اور تجربات حاصل کرنے کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں، لہذا شخصیت کی تعمیر کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، جس میں پانی، نمکیات، وٹامن وغیرہ کی ناکافی مقدار کے سبب احتیاط کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ درون افراد کا توازن بگڑنے سے شخصیت کی نشو و نما میں ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ اوقات کجروی کی جانب لے جاتی ہے۔ نظام اعصاب کے نقص کے سبب توجہ، یادداشت، ادراک، سیکھنے کا عمل، غور و فکر صلاحیت وغیرہ جیسے نفسی اعمال پر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے تمام جسمانی اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایسا نہ ہو لیکن جسٹ فار ایگزامپل کسی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور اس کا دماغ کے کوئی ایک نس ہے یا پھر کوئی پارٹ ہے جو ڈیمیج ہو چکا ہو تو یہ اس کے پورے نظام پر، اس کے پورے شریر پر اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹ اس کا کام کرنا بند ہو گیا پھر بھی فرد کی لائف بہت اچھی چل رہی ہے، نہیں۔ ہمارے سماج کے الگ الگ پارٹ جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری شخصیت پر بھی اثر انداز کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ہمارے جسم میں نظام اعصاب مشاعرے کا چھوٹا شرکی نظام اپنا اپنا کام انجام دیتا ہے۔ اگر انہیں کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو اس سے ہماری یادداشت بھی جا سکتی ہے، اور اگر ہماری یادداشت جاتی ہے اس کا سیدھا اثر ہماری پرسنالٹی پر تو پڑے گا ہی۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نفسیاتی عوامل شخصیت کی نشو و نما میں عقل، قوت تخیل، قوت ادراک، منطق یا یادداشت، قوت فیصلہ وغیرہ بہت زیادہ اہم ہے۔ وراثت کے ذریعے حاصل شدہ تمام خوبیاں، صفات ذہین بچے مختلف سماجی حالات میں بآسانی سے موافقت پیدا کر سکتے ہیں، دشوار حالات میں بھی اپنی راہ تلاش کر سکتے ہیں، لہٰذا ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کمزور ذہنی قوت والے بچے سماج کے ساتھ موافقت پیدا نہیں کر پاتے۔ نفسیاتی عوامل میں ہم بات کریں تو ہماری شخصیت کی نشو و نما میں ہماری عقل، ہم کس طرح سے کوئی چیز کو سمجھتے ہیں، منطق یا یادداشت، ہر بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب میں صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ جس طرح سے فرد الگ الگ نظر آتے ہیں سیم اسی طرح سے فرد کے اندر صلاحیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، سوچنے کی قوت الگ ہوگی، فیصلہ لینے کی قوت الگ ہوگی۔ ہم بات کریں جو ذہین بچے ہیں جو ایزیلی فیصلہ کر پاتے ہیں وہ سماج میں بھی اچھے سے صحیح سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، نئے نئے ایٹماسفیئر میں، کلاس روم میں یا پھر کوئی نئے ایریا میں بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے جو بچے کمزور ہیں ذہنی طور پر، جو فیصلہ نہیں کر پاتے، بیچارے زیادہ سوچ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، ان میں ترک شکتی، منطق کی قوت کم ہوتی ہو، ایسے بچوں میں تھوڑی دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے ان کی شخصیت میں الگ الگ اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے سماجی تہذیبی عوامل۔
शख्सियत की नशोनुमा में समाजी अवामिल मसलन ख़ानदान, स्कूल, समाज वगैरह का अतिया बहुत अहम है। इनमें से ख़ानदान शख्सियत की नशोनुमा में खुसूसी किरदार का हामिल है। हमारा ख़ानदान ही सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हमारा एक अहम सबब है। एक मेन वजह जो है वो हमारा ख़ानदान ही है, क्योंकि बच्चा पैदाइश के बाद सबसे पहले अगर कोई उसकी छोटी सी दुनिया होती है वो उसका ख़ानदान ही होता है। अगर ख़ानदानी माहौल बच्चे की ज़रूरियात की तकमील करता हो तो उनफुआन शबाब या मुख्तरी की उम्र आते आते बच्चे की शख्सियत मुतवाज़न और सेहतमंद हो जाती है। ख़ानदानी माहौल में जज्बाती ताल्लुकात सबसे अहम होते हैं। जिस ख़ानदान में जज्बाती ताल्लुकात और बच्चों के तई दिलचस्पी का फुकदान होता है, माँ बाप के दरमियान तसादुम होता है, माँ बाप और बच्चे के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का फुकदान होता है, फुकदान यानी कि कमी, नेज़ मौत या ताल्लुकात के सबब ख़ानदान का इंतशार का शिकार हुआ हो, इंतशार यानी कि फ़िक्र, टेंशन, तो इससे क्या होता है, बच्चे में हिजानी नापायदारी पैदा होती है। हिजान क्या है ये हमने समझ लिया है पहले ही। एहसासात, देखिए इस चीज़ को समझिए कि बच्चे की जो छोटी फैमिली होती है, जो छोटी दुनिया होती है, वो उसका ख़ानदान होता है। ख़ानदान में बच्चे को किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो माँ बाप के प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, एक महफूज, एक प्रोटेक्शन महसूस करता है बच्चा, ये चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ख़ानदान में, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, माँ बाप की लड़ाई हुई हो, डिवोर्स हो, किसी की मौत हुई हो, इन चीज़ों का डायरेक्टली असर बच्चे के ज़हनी तौर पर, ज़हनी सेहत पर पड़ता है। बच्चे में खिजानी नापायदारी, मतलब बच्चे में प्यार मोहब्बत वाला जो जज्बा है वो उसकी कमी की वजह से बच्चा गुस्सा वाला, चिड़चिड़ा वाला बन जाता है, चिड़चिड़ापन उसमें महसूस होता है। कम तालीम याफ्ता माँ बाप ज़्यादा इश्तियाल महसूस करते हैं, हिजानी ज़ब्त में कमी होती है। ठीक है, ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को चीज़ें सही तौर से सही वक्त में मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलावा से हम फैमिली से बाहर निकले तो समाज की हम बात करें तो समाज में मुरवजा आम इक़दार, समाज का जामे माहौल वगैरह भी बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा पर ज़बरदस्त असर करते हैं। समाज के माहौल में जमूद ना हो, माकूल आज़ादी हो, समाज के अरकान के फ़र्द की तई रवैया तरगीबी और हौसला अफ़ज़ा हो, फ़र्द के मौजू समाज बाहमी अफ़आल अंजाम देने के माकूल मौक़े मुहैया हो, उसे समाज की जानिब से प्यार, उल्फ़त, हमदर्दी, कबूलियत हासिल होती हो, उसे अपनी खुदी और तख्लीक़ियत के लिए मुनासिब मौक़े हासिल हो तो उसकी शख्सियत बेहतरीन ढंग से की जा सकती है। इस तरह नामौज़ू हालात में फ़र्द की शख्सियत को शदीद नुकसान पहुँचता है। हम फैमिली से बाहर निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? समाज में। और हमारा समाज कैसा होना चाहिए? ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए। समाज में हमें आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक है। हम ये नहीं कह रहे कि समाज में रूल्स और रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, वो भी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे समाज में किस तरह से सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी हमारे बच्चे के शख्सियत पर असर करती है। आसपास का माहौल अच्छा हो, हेल्दी हो तो बच्चे के पर्सनालिटी भी अच्छी डेवलप होती है। अगर आसपास के माहौल में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे की शख्सियत में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती है, या फिर बच्चे की रुकावट उस पॉजिटिव वे में नहीं होते हैं, बच्चे की शख्सियत उस पॉजिटिव वे में नहीं नशोनुमा करती है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, टोटल हमने चीज़ें देखी, 4 चीज़ें हैं जो शख्सियत के अवामिल पर, शख्सियत की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। हयातियाती अवामिल, जिस्मानी अवामिल, नफ्सियाती अवामिल और समाजी तहज़ीबी अवामिल, ये है जो शख्सियत को हमारे नशोनुमा करती है। ठीक है, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे कांटेक्ट करके तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। थैंक यू।